देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज हम लोग बात करेंगे 1942 के कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के। आज़ादी के बारे में एक गीत हम हमेशा ही सुनते रहे हैं। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल। क्या इस गीत में जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ सच्चाई है? आइए इसकी हम लोग परख करते हैं। यह आंदोलन बहुत उलझी हुई वैश्विक परिस्थितियों में शुरू किया गया था। 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। यह युद्ध एक्सिस फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस के बीच था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे। इसमें सोवियत शुरुआत में जर्मनी के साथ था और यूरोप के अन्य देश चांग काई शेक के नेतृत्व में चीन, इंग्लैंड और अमेरिका दूसरी तरफ थे। लेकिन अमेरिका युद्ध में अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। नेहरू का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ था, इसलिए उनको लगा कि भारत को सोवियत के साथ होना चाहिए, जो कि उस समय साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ लड़ रहा था। लेकिन जब जर्मनी ने 1941 में सोवियत पर आक्रमण कर दिया तो नेहरू इन्हीं नाजी जर्मनी के खिलाफ इन्हीं साम्राज्यवाद शक्तियों के साथ मजबूती से खड़े हो गए। नेहरू ने शुरुआत में भारत को विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा घसीटे जाने के कारण विरोध करते हुए 1936 के चुनाव में जीती प्रदेश सरकारों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय 11 में से 8 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन मुस्लिम लीग की सरकारें चलती रहीं। उधर बोस अब तक जर्मनी पहुंच चुके थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जर्मनी को समर्थन दे रहे थे। उनके जर्मनी तक पहुंचने के साहस की भारत में बहुत प्रशंसा हो रही थी। जर्मनी हॉलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर कब्जा कर चुका था। ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए केवल बीच में इंग्लिश चैनल ही बचा था। एशिया में भी जापान की सेना ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ रही थी। जनवरी 1942 में जापान ने स्पेन के आधिपत्य वाले फिलीपींस पर कब्जा कर लिया और फरवरी में ब्रिटेन के आधिपत्य वाले सिंगापुर और मार्च तक बर्मा पर। अगर उसी समय जापान ने भारत की तरफ कूच करने की सोची होती तो वो मक्खन की तरह से बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते, क्योंकि उस समय जापान को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। बस आवश्यकता थी बर्मा के रास्ते इम्फाल होते हुए भारत में आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने की। लेकिन ये उन्होंने किया 1944 में। तब तक बाजी पलट चुकी थी। अमेरिका युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो चुका था और अब एलाइड सेनाएं बेहतर स्थिति में थी। सिंगापुर, फिलीपीन और बर्मा में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उनके ब्रिटिश अफसर हार को देखते हुए भारतीय सैनिकों को जापान की सेना के सामने छोड़ के चले गए थे और ये भारतीय सैनिक अब जापान के पास युद्धबंदी थे। बोस के भारत छोड़ने के बाद उनके साहस की प्रशंसा बढ़ती जा रही थी। गांधी ने जिस तरह से बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने में मजबूर किया था और उनको बाद में अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी थी, वह भी लोगों को याद था। 1930 में दांडी मार्च के साथ चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया था। कांग्रेस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिए जाने के बाद जिन्ना ने अंग्रेज सरकार को अपना पूरा समर्थन दे दिया था और परिणाम स्वरूप जिन्ना धीरे धीरे अंग्रेजों के करीब आता जा रहा था। कांग्रेस कुछ अप्रासंगिक हो चली थी। गांधी को भी यह लग रहा था कि ब्रिटेन युद्ध में हार ही रहा है और इस समय कमजोर है और इस समय अगर आंदोलन किया जाए तो बातचीत करके अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गांधी के मन में थी वो थी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय युवाओं में बढ़ती हुई लोकप्रियता। उनकी इस लोकप्रियता से महात्मा गांधी असहज थे। कांग्रेस के भीतर एक अलग और अजीब तरह का ध्रुवीकरण हो रहा था। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी की सोच आज़ादी हासिल करने के लिए अभी या कभी नहीं के वाले बोस के दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसी समय नेहरू का युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए झुकाव बढ़ रहा था। वास्तव में नेहरू यहाँ तक चले गए कि यदि बोस जापानी आक्रमणकारी सेनाओं के साथ भारत आते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। इन्हीं परिस्थितियों में इस आंदोलन को करने का निर्णय लिया गया। विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका अभी तक पूरी तरह से युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। चीन में उस समय चांग काई शेक सत्ता में था। चीन और अमेरिका दोनों ही ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को आज़ादी दे दी जाए ताकि भारत पूरी तरह से इस विश्व युद्ध में एक्सिस फोर्सेस से लड़ने में अलाइड फोर्सेस का साथ दे सके। अंग्रेजों को अमेरिका की सरकार का साथ युद्ध में बहुत जरूरी चाहिए था। इसलिए ब्रिटेन ने अमेरिका के दबाव के चलते अप्रैल 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस के सामने भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव की कुछ अन्य शर्तों पर कांग्रेस का मतभेद था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। गांधी ने इस प्रस्ताव पर कहा था
कि ये एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक बंद हो चुका है। अंग्रेजों को भी मालूम था कि इस योजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अंग्रेज अमेरिकियों को समझाने में सफल रहे कि हमने कोशिश की लेकिन भारतीय नहीं मान रहे। युद्ध में अंग्रेजों की हालत कोई अच्छी नहीं थी। खासतौर पर एशिया में जापान की शेष सेना अंग्रेजों को हरा रही थी और उनके उपनिवेशों पर कब्जा करती जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी में हिटलर के साथ थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों का साथ देने के लिए कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी पे दबाव बढ़ता जा रहा था। गांधी ने कांग्रेस के सामने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। शुरू में कांग्रेस के अंदर इस आंदोलन को शुरू करने पर मतभेद थे। इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस के अधिकांश लोग तैयार नहीं थे। नेहरू और मौलाना आज़ाद ने जब इस आंदोलन को शुरू करने का विरोध किया तो गांधी ने इन दोनों को कांग्रेस से इस्तीफा देने को कहा। बाद में गांधी इस स्तर पर उतर आए थे कि उनको इस आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। गांधी का रवैया हमेशा से ही माई वे और हाईवे वाला रहा। गांधी के दबाव को कांग्रेस झेल नहीं पाई और अंततः कांग्रेस में सहमति बनी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया जाए। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इस आशय का प्रस्ताव पास कर दिया। 15 जुलाई 1942 को गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का अपना इरादा जताया। गांधी ने अपनी सहायक मीराबेन को वायसराय लिंडथिगो को इस आंदोलन के बारे में बताने के लिए भेजा। वायसराय ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वायसराय के सेक्रेटरी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मीराबेन को कहा कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार कोई आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो वायलेंट हो या नॉन वायलेंट। गांधी वायसराय के इस संदेश को समझ नहीं पाए और उन्होंने आंदोलन को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। वास्तव में कांग्रेस इस आंदोलन में आधे अधूरे मन से ही उतरी थी। शायद इसीलिए इस आंदोलन की तैयारियों में चूक हुई थी। मौलाना आज़ाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने भी नहीं सोचा अगर सरकार शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लेगी तो पीछे आंदोलन कैसे चलेगा। गांधी को पूरा विश्वास था कि इस आंदोलन के शुरू होने पर वायसराय उनको बातचीत करने का न्योता देंगे। 8 अगस्त 1942 को शाम को ग्वालियर टैंक मैदान में 50,000 की भीड़ इकट्ठी हुई थी और बरसती बारिश में भी इन लोगों ने गांधी के भाषण को सुना। गांधी ने आधी रात को डेलीगेट से कहा था कि अंग्रेजों से बातचीत शुरू करने के बाद 2 से 3 महीने का समय लगेगा आंदोलन को शुरू करने में। तब तक आप लोग क्या करोगे? तब तक आप लोग चरखा काटो। कितना गलत परसेप्शन था गांधी का। इस अधिक आत्मविश्वास के कारण ही कांग्रेस ने गंभीरता से कोई तैयारी इस आंदोलन के बारे में नहीं की थी। इतना बड़ा आंदोलन शुरू करते समय गांधी को सोचना चाहिए था कि अगर मुख्य नेता गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन चलेगा कैसे। उधर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने की योजना बना रखी थी। चर्चिल को वैसे भी गांधी से बहुत घृणा थी। 9 अगस्त को देश में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। किसी भी मास मूवमेंट की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक होता है। प्रेस इस आंदोलन के लिए ऑक्सीजन थी। सेंसरशिप के समय लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई अल्टरनेट सिस्टम के बारे में कांग्रेस ने सोचा ही नहीं था। उनको भूमिगत रहकर कोई पत्रिका निकालने का प्रबंध करना चाहिए था और उनको आंदोलनकारियों तक उस पत्रिका को पहुंचाने का प्रबंध भी करना चाहिए था। 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सभी लोग उस समय बंबई में थे। उनको गिरफ्तार करके बंबई स्टेशन लाया गया, जहां से ट्रेन द्वारा उनको विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना था। मौलाना आज़ाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब हम ट्रेन में बैठे थे तो सरोजनी नायडू मेरे पास आई कि आपको गांधी ने अपने पास बुलाया। जब मैं महात्मा गांधी के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, जो कि हम लोगों के पास में ही था, तो गांधी बहुत डिप्रेस्ड मूड में थे। मैंने गांधी को इतना हताश होते हुए कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने ये आकलन किया था कि सरकार इनको समझौते के लिए बुलाएगी और यह आकलन कितना गलत था। मैंने इस बारे में उनको बार बार आगाह किया, लेकिन वो नहीं माने थे। अब जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। गांधी के निजी सचिव बताते हैं कि उस रात को सोने से पहले गांधी ने अपने सचिव को कहा था, मेरे कल के भाषण के बाद अंग्रेज मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अपने इस भाषण में गांधी ने कहा था, मुझे आज़ादी तुरंत चाहिए, आज ही रात को, अगर हो सके तो कल सुबह से पहले। इसी भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। काश इच्छाएं ऐसे ही पूरी हो जाती। वह सोचते थे कि मैं इच्छा करूंगा और अंग्रेज वो इच्छा पूरी कर देंगे और देश को आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी, महादेव देसाई और कुछ अन्य लोगों को पुणे के आगा खान पैलेस में भेज दिया गया। सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी इत्यादि को अहमदनगर किले में जेल बना के रखा गया
और कुछ लोगों को यरोदा की जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय बिहार में थे और बीमारी के कारण कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले सके थे। इनको बाद में बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा फहराया था और वो अंत तक गिरफ्तार नहीं हुई। अंग्रेजों ने अरुणा असफ अली को गिरफ्तार करने के लिए उन पर इनाम भी रखा था। बाद में भी वो अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन को मदद करती रही, लेकिन ये बहुत छुटपुटी रहा था। जनता में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारियों की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आंदोलन अपने आप ही शुरू हो गया, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कस्तूरबा और सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन ने आंदोलन में भाग लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको आगा खां पैलेस में भेज दिया गया, जहां गांधी कैद थे। प्रेस सेंसरशिप कानून कड़े रूप से लागू था। जगह जगह इन नेताओं की गिरफ्तारी की बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग के फलस्वरूप हिंसा भड़क उठी। पुलिस के द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने के सभी प्रयास विफल हो गए थे। थाने फूंक दिए गए, डाकघर जला दिए गए, तारघर भी आंदोलनकारियों से नहीं बचे। खास तौर पर दिल्ली 3 दिन तक धू धू करके जलती रही। 3 दिन तक स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका और सेना बुलानी पड़ी। तब जाकर दिल्ली में शांति हुई। देश भर में भीड़ हिंसक हो गई थी। जगह जगह पे पटरियां उखाड़ी जा रही थी और हिंसा जारी थी। गोरे सैनिकों की 57.5 बटालियन के सैनिकों को, जो 8 ब्रिगेड के लगभग होता है, इस आंदोलन को दबाने के लिए लगाया गया। 1 लाख से अधिक आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की सफलता के लिए अफगानिस्तान के रास्ते रुपया, ट्रांसमीटर और सोना भी भेजा। ट्रांसमीटर को गुप्त जगह पर स्थापित किया गया और सितंबर से नवंबर तक ये निर्बाध रूप से चलता रहा। अंग्रेज सरकार ने नवंबर आने तक पता लगा लिया कि ट्रांसमीटर कहाँ लगा है और इसको जब्त कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, जो कि हजारीबाग जेल में बंद थे, वो 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। लेकिन अकेले जयप्रकाश नारायण क्या कर सकते थे? आंदोलन कहीं था ही नहीं। वो किसका नेतृत्व करते? अंग्रेजों ने सितंबर के अंत तक आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया था। एक ऐसा आंदोलन जिसके बारे में उस समय के ब्रिटिश वायसराय लेनिथिगो ने चर्चिल को बताया था कि यह 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह था, जिसकी गंभीरता को हमने सैन्य सुरक्षा के कारणों से अब तक दुनिया से छुपाया। यह आंदोलन कांग्रेस नेतृत्व की दूरदर्शिता का भेंट चढ़ गया। 1 लाख लोग जेल में अंग्रेजों की यातनाएं झेल रहे थे। 10,000 से अधिक आंदोलनकारियों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई थी। आंदोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थी जेल में थे, उनकी पढ़ाई छूट गई थी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आराम से जेल में जेल अधिकारियों से समान कैदियों को लोहे की थालियों में भोजन देने का विरोध करके पोर्सलिन की प्लेटों में खाना देने की मांग कर रहा था। क्या विडंबना थी! आम कैदियों का जेलों में क्या हाल था, इसके लिए इस नेतृत्व ने कुछ नहीं सोचा। नेहरू उस समय जेल में रहकर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिख रहे थे। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में स्वादिष्ट खाना न मिलने की शिकायत तो करते हैं, लेकिन उन कैदियों की बात नहीं करते जिनको अमानवीय हालत में जेलों में रखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक दुर्गा दास ने लिखा था, भारत छोड़ो आंदोलन अब एक अव्यवस्थित जन विद्रोह में बदल गया, जो आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोगों की व्यक्तिगत प्रतिभा और वीरता के कृत्यों के साथ साथ आग लगाने और लूटपाट के कृत्यों तक ही सीमित रह गया था। असामाजिक तत्व और कम्युनिस्ट हिंसा और तोड़फोड़ में लिप्त थे, लेकिन सितंबर 1942 के अंत तक आंदोलन की कमर टूट चुकी थी। टेलीग्राफ लाइनों को काटना, पोस्ट ऑफिसों को जलाने या रेल पटरियों को उखाड़ने से देश का क्या भला होने वाला था? इससे केवल कुछ समय के लिए रुकावट आई, लेकिन अंग्रेजों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया जो इस तरह के कामों में लिप्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन दरअसल पूरे भारत का आंदोलन न होकर केवल बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र का आंदोलन बन के रह गया था। सितंबर के अंत तक अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को कुचलने में पूरी तरह से कामयाब रही। कांग्रेस नेतृत्व अंग्रेजों के इस बुरी तरह से दमन का सहारा लेने के दांव का अंदाजा लगाने में असफल रहा। इस तरह से आंदोलन की सफलता से कांग्रेस नेतृत्व बहुत आहत था कि उन्होंने गांधी के इस प्रस्ताव पर आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। अहमदनगर के किले में मौलाना आज़ाद, पटेल, नेहरू इत्यादि के साथ कार्य समिति के एक सदस्य ने बाद में बताया, मौलाना आज़ाद गांधी की आलोचना करते थे और कहते थे उनका निर्णय गलत था और उन्होंने हम सभी पर अपना आंदोलन थोपा, लेकिन जो अपेक्षित था वह नहीं किया। जो उनको करना चाहिए था वह था उनको अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देनी चाहिए थी। उनके आशय था कि इन परिस्थितियों में उनको आमरण अनशन शुरू कर देना चाहिए था, जिसके कारण सरकार झुक जाएगी। कितनी गलत सोच थी सरकार को झुकाने के बारे में, यह आपको आगे पता चलेगा।
नेहरू और आज़ाद, जो कि जेल के दौरान गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से अपना पिंड छुड़ाने की जुगत बढ़ाने में लग गए थे। मौलाना आज़ाद और नेहरू ने रास्ता निकाला कि कार्य समिति एक प्रस्ताव पास करे कि बंगाल में अकाल की स्थिति और जापान द्वारा भारत पर हमले के खतरे के कारण कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद कार्य समिति सदस्य पीसी घोष ने कहा कि इस प्रस्ताव को पास करने से पहले मैं पोटेशियम साइनाइड खाकर मरना पसंद करूंगा और आप सबको भी यही करना चाहिए। फरवरी 1943 को गांधी ने 21 दिन का उपवास रखने की घोषणा की। गांधी की उम्र उस समय 74 साल की थी और लगता था कि उनका शरीर इस उपवास को झेल नहीं पाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की गांधी के प्रति घृणा जग जाहिर थी। उसने वायसराय को स्पष्ट निर्देश दिया कि गांधी के सामने झुका न जाए और अगर इस उपवास के दौरान गांधी की मृत्यु हो जाए तो उसकी अंत्येष्टि का प्रबंध आगा खां पैलेस में ही कर दिया जाए। लेकिन गांधी ने इस 21 दिन के उपवास को पूरा किया। हालांकि इस उपवास के बाद उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा था। जेल में रहते हुए महाशिवरात्रि के दिन 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। 1944 में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो चुका था। अब अलाइड फोर्सेस का पलड़ा भारी था और अकेले गांधी के जेल से बाहर आने पर अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं था। अप्रैल 1944 में गांधी की तबीयत बिगड़ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि अंग्रेज सरकार को लगने लगा कि गांधी बचेंगे नहीं। अब की बार अंग्रेज सरकार ने उनको रिहा करने का फैसला लिया। 6 मई 1944 को उनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर गांधी ने महसूस किया कि राजनीति बहुत बदल चुकी थी। जो मुस्लिम लीग अभी तक राजनीति में हाशिए पर थी, अब अंग्रेजों के साथ की वजह से राजनीति के केंद्र में आ चुकी थी। गांधी ने बाद में माना कि उनको सिर्फ इसलिए जेल से रिहा किया गया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, ना कि उनके द्वारा उत्पन्न किए गए किसी कारण से। 8 मई 1945 को एडोल्फ हिटलर के आत्महत्या के एक सप्ताह बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद 15 जून 1945 को नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद इत्यादि को रिहा कर दिया गया। आंदोलन बुरी तरह से असफल रहा था। 1942 से 1945 के बीच के सालों में अंग्रेजों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि इस आंदोलन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अंग्रेज भारत छोड़ना चाहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों का भारत को स्वतंत्रता देने का कोई इरादा नहीं था। यह इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सेना के 9 वरिष्ठ अफसरों के ऊपर लाल किले में खुली अदालत में कोर्ट मार्शल करने का निर्णय लिया। इसके पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को इस कोर्ट मार्शल से सबक मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले सैनिकों को कैसे सजा मिलती है। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने तो भारत नहीं छोड़ा, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी केंद्रीय भूमिका को छोड़ चुकी थी और हाशिए पे थी। आइए आकलन करें कि भारत छोड़ो आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा होगा। आंदोलन पूरी तरह से असफल हो चुका था और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं ने जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों से फिर आज़ादी की मांग भी रखी हो और उन्होंने मान ली हो। इस आंदोलन में अंग्रेजों के सामने कांग्रेस पूरी तरह से क्षमा की मुद्रा में थी। 1945 में अंग्रेज सरकार ने प्रादेशिक सरकारों के चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच होने थे। कांग्रेस फिर सीमित ही सही सत्ता पाने के लिए लालायित थे। इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की शर्त को मानते हुए चुनावों में भाग लेने की सहमति जताई थी, जिसके कारण मुस्लिमों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। इन परिस्थितियों के कारण इस आंदोलन को भारत की आज़ादी का श्रेय कैसे दिया जा सकता है। फिर भी अगर कोई संदेह रह जाए तो मैं यहाँ आपके सामने 2 वक्तव्यों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला है महात्मा गांधी का वक्तव्य, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत को आज़ादी देने की घोषणा के बाद दिया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता हूं जैसे मैं अपने हाथ की उंगलियों को देख रहा हूं कि अंग्रेज हमारी किसी ताकत के कारण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों और कई अन्य कारणों से जा रहे हैं। 1946 के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, दरअसल अंग्रेज भारत को आज़ादी देकर नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने आप को भारत से आज़ाद करवाना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस भारत के विभाजन को तैयार हो गई। अब मैं बात करूंगा एक दूसरे वक्तव्य की। यह वक्तव्य है भारत को आज़ादी देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का। जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कुछ समय तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे, उन्होंने लिखा है, जब मैं बंगाल में कार्यवाहक गवर्नर था, लॉर्ड एटली, जिन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन को हटाकर हमें आज़ादी दिलाई थी, ने अपने भारत दौरे के दौरान कलकत्ता में गवर्नर हाउस में 2 दिन बिताए थे।
उस समय मेरी उनसे उन वास्तविक कारणों के संबंध में लंबी चर्चा हुई जिनके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। मेरा उनसे सीधा सवाल यह था, चूंकि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी समय पहले ही धीमा पड़ गया था और 1947 में ऐसी कोई नई वास्तविक स्थिति पैदा नहीं हुई थी जिसके लिए ब्रिटिशों को जल्दबाजी में छोड़कर जाने की आवश्यकता होती, तो उन्हें क्यों भारत छोड़ना पड़ा? अपने जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए। उनमें से प्रमुख कारण नेताजी की सैन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और नौसेना कर्मियों के बीच ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी का कम होना था। हमारी चर्चा के अंत में मैंने एटली से पूछा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले पर गांधी का प्रभाव किस हद तक था। यह प्रश्न सुनकर एटली के हाथों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई और उसने धीरे से शब्द चबा कर कहा, मी नी मल। नवंबर 1945 से शुरू हुई परिस्थितियां देश को आज़ादी मिलने का कारण बनी जिसमें कांग्रेस या गांधी का कोई योगदान नहीं था। इन परिस्थितियों के बाद 1946 के अंत तक अंग्रेजों को स्पष्ट हो गया था कि अब भारत पर शासन करना मुश्किल है। ब्रिटेन के भारतीय प्रशासन ने यह स्पष्ट रूप से ब्रिटेन सरकार को सूचित कर दिया था कि इन नई परिस्थितियों में अधिकतम 18 महीने के समय के अंदर सरकार को अपने सभी हितों की रक्षा करते हुए भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इसके बाद भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना बनी, जिसको माउंटबेटन ने प्रीपोन करने का फैसला लिया। जल्दबाजी के इस फैसले के कारण भारत के विभाजन के दौरान इतनी हिंसा हुई और लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब प्रश्न उठता है कि अगर आज़ादी कांग्रेस के प्रयासों से नहीं मिली तो भारत को अंग्रेज क्यों छोड़ के गए? तो इसका स्पष्ट और सीधा उत्तर है कि सुभाष चंद्र बोस जो काम जीवित रहते हुए कर गए थे उसके परिणाम स्वरूप हमको आज़ादी उनकी मृत्यु के बाद मिली। इसके बारे में मैं विस्तार से अगले अंक में आपके साथ चर्चा करूंगा। इस अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।